ग्रिड कंप्यूटिंग के बाद अब आइए पढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए, जब भी क्लाउड की बात आती है तो कुछ लोग आसमान में देखते हैं कि क्या सारा डेटा, सारा एप्लीकेशन क्लाउड पे स्टोर होता है। नहीं दोस्तों, क्लाउड नाम दिया गया है, लेकिन डेटा और ये एप्लीकेशंस एंड ऑल सारे प्रोसेसिंग्स यहीं इसी दुनिया में, इसी धरती पर सेव होते हैं। तो बेसिकली क्लाउड होता क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, आइए समझते हैं उसे इस एग्जाम्पल से। तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट ने एक अच्छा सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप किया अपने कंप्यूटर में। अब ये भाई साहब अपने इस सोशल मीडिया एप्लीकेशन को लॉन्च करना चाहते थे इंटरनेट की दुनिया में। अब देखिए, अगर कोई भी अपनी वेबसाइट इंटरनेट में लॉन्च करना चाहते हैं तो क्या क्या कंपोनेंट्स है, वहां पे 3 कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ता है। सबसे पहला, आपके पास रेडी होने चाहिए अपनी एप्लीकेशन, अपनी वेबसाइट, और वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हम यूज कर सकते हैं वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि आपने नाम सुना होगा जावा, पीएचपी। ऐसी लैंग्वेजेस को यूज करके हम वेब पेजेस को डेवलप कर सकते हैं, डीबीएमएस को डेवलप कर सकते हैं। अब एक बार आपकी वेबसाइट तैयार हो जाए, आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाए, चाहे वो अकाउंटिंग सिस्टम हो, चाहे वो वीडियो गेम्स हो, जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो क्या आप डायरेक्टली उसे लॉन्च कर सकते हैं? नहीं, इसके साथ साथ आपको चाहिए एक स्टोरेज स्पेस, जिसे हम ये कहेंगे वेब सर्वर, जहां पे आपकी ये एंटायर एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी और उसके बाद लोगों को इसका एक्सेस मिलेगा। अब हमारे पास वेब सर्वर भी है, हमारी सोशल मीडिया एप्लीकेशन भी है। अब अगर हम उसे इंस्टॉल कर देंगे तो क्या लोग उसे एक्सेस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि भैया हमने एक बार अगर इंस्टॉल कर दिया, लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर वेब सर्वर में हमारी एप्लीकेशन है? तो दोस्तों, उन लोगों को एक्सेस देने के लिए हमें हमारे वेब सर्वर को कनेक्ट करवाना होगा इंटरनेट से। और वैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट की दुनिया में कनेक्ट होती है तो उस पर्टिकुलर डिवाइस को मिलता है एक यूनिक आईडी, जिसे हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। और इस आईपी एड्रेस को एक्सेस करवाने के लिए हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के नेम में। तो दोस्तों, यहां पे बंदे को खरीदना होगा डोमेन नेम। वैसे हमने पहले ही पढ़ा कि कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आज ऐसे आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम को सेल करती है। तो दोस्तों, हमें ये 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला हमारा रेडीमेड वेबसाइट, दूसरा हमें चाहिए हमारा वेब सर्वर, एंड थर्ड हमें चाहिए यहां पे डोमेन नेम, एंड फोर्थ हम कहेंगे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। इन चारों को मिला के लोग हमारे डोमेन नेम को एक्सेस करके हमारे वेब सर्वर में पड़ी हुई फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, वो उतनी ही फाइल एक्सेस कर सकते हैं जितना हमने उनको अलाउ किया है, जितना कि शेयर किया है। देखिए, अपना खुद का वेब सर्वर होना ये एक अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। जो नॉर्मल पीसी हम खरीदते हैं उससे कई गुना ज्यादा कॉस्ट हमें वेब सर्वर को बाय करने के लिए पे करना पड़ता है। देखिए, अगर हमारे पास लिमिटेड यूजर्स है हमारी वेबसाइट के, तो यह मैकेनिज्म काम में आ सकता है। लेकिन क्या हो अगर हमारे यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, थाउजेंड्स के बाद लैक्स एंड कभी बार मिलियंस एंड बिलियंस यूजर बन जाए अभी यहां पे, तो दोस्तों हमारे जो एग्जिस्टिंग वेब सर्वर है हमें उसकी कैपेबिलिटीज भी बढ़ानी पड़ेगी। कैसे? हमें वेब सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी, हमारी इंटरनेट बैंडविड्थ, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड, ये कई सारी चीज बढ़ानी होगी। अगर नहीं बढ़ाई तो दोस्तों फ्लो में एरर आ सकती है। कैसे? अगर हमारे पास उतने अपग्रेडेड वर्जन नहीं है तो दोस्तों कभी कभार ऐसा होगा कि इतने सारे हिट्स होंगे हमारी वेबसाइट पे, हमारे सर्वर पे इतना बड़ा लोड आ सकता है कि कभी कभार वो सर्वर क्रैश भी हो सकता है, सर्वर डाउन भी हो सकता है। अब जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, भाई साहब ने वर्जन को अपग्रेड नहीं किया, और दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि यूजर काफी स्लो स्पीड को एक्सेस कर रहे थे, वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही थी। जब लोगों ने कहा कि भाई इसे अपग्रेड करवाओ, जब उसने कॉस्ट एक्सपेंसेस का एस्टिमेट किया दोस्तों, वो करोड़ों रुपए में जा रहा था। क्योंकि जब आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स को एंटरटेन करना चाहते हैं तो एक छोटा वेब सर्वर वहां पे सफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात, जैसे जैसे आप अपनी कैपेसिटीज बढ़ाते जाते हैं, खर्चा बढ़ेगा। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ेगा, इंटरनेट का खर्चा बढ़ेगा, कई सारे हार्डवेयर का खर्चा बढ़ेगा, एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों क्या एक अच्छा सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
ऐसे ही मर जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब यह बंदा एक आईटी टेक्नीशियन के पास जाता है, उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने खुद के रिसोर्सेज क्यों यूज कर रहे हो? दुनिया में आज ऐसी कई सारी कंपनियां मौजूद है, वहां पे जाओ और उनके स्पेस को रेंट पे ले लो। तो भाई साहब ने रिसर्च करके एक अच्छा सा कंपनी ढूंढ लिया जिसका नाम था GoDaddy.com। देखिए दोस्तों, GoDaddy.com के पास अपने कई सारे रिसोर्सेस है, अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट है, अपने कई सारे पावरफुल प्रोसेसर्स हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि दोस्तों हमें ना तो मेंटेनेंस का कोई चिंता करना है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी का, ना तो इंटरनेट स्पीड का। ये सब कुछ वो लोग मेंटेन करेंगे। हमें क्या करना है? हमें मंथली या ईयरली कुछ रेंटल चार्जेस पे करने जो काफी नॉमिनल होते हैं। हमें स्पेस बाय करना होगा, वो हमें उस स्पेस का कंट्रोल दे देंगे और उसी कंट्रोल पैनल से हम हमारे वेब पेजेस उस पर्टिकुलर स्पेस में इंस्टॉल कर देंगे। और दोस्तों बढ़िया बात यह है कि यही कंपनी GoDaddy.com ही हमें डोमेन नेम देगा। तो दोस्तों हमें कुछ मेंटेन नहीं करना, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, ना डेटा कनेक्टिविटी का कोई टेंशन, सब कुछ ये GoDaddy ही मेंटेन करेगा। मतलब उनके रिसोर्सेज को यूज करके हम हमारी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों जब कोई पर्सन दूसरों के रिसोर्सेज को यूज करके अपना काम करता है, उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है यहां पे क्लाउड। लेकिन ध्यान रखिए, जो रिसोर्स प्रोवाइडर है, जो रिसोर्स देता है, वो कोई लिमिटेड पॉइंट पे नहीं है, वो एक काफी बड़ा लार्ज स्केल कंपनी होता है। और उन्हीं लार्ज स्केल कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करके हम कई सारी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टोरेज को यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा GoDaddy.com हमें रेंटल चार्जेस पे स्टोरेज देता है। और अगर हम कंपेयर करें हमारे वेब सर्वर के एक्सपेंसेस से, तो दोस्तों ये काफी नॉमिनल होता है। कई सारी एप्लीकेशंस, देखिए दोस्तों जब हम ऑनलाइन वीडियो गेम्स प्ले करते हैं, क्या वो वीडियो गेम्स हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं और अगर हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा है तो विदाउट एनी इंटरप्शन हम उस वीडियो गेम को लॉगिन करके खेल सकते हैं। मतलब दोस्तों हमने उस पर्टिकुलर वेबसाइट के प्रोवाइडर का रिसोर्सेज यूज किया, उनका हार्डवेयर यूज किया, उनका प्रोसेसर यूज किया, उनकी रैम यूज की, अरे भैया यहां तक कि हमारी अनकंप्लीटेड जो गेम है वो हमने उन्हीं के सर्वर में यूज किया। तो दोस्तों ऑनलाइन वीडियो गेम प्ले करना ये भी एक क्लाउड सर्विस है। अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल आज हमें कई सारे एप्लीकेशंस फ्री ऑफ चार्ज यूज करने को देता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि चलिए हमें स्प्रेडशीट मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करना है, तो जानते हैं उस एक्सेल में काम करने के लिए हमें उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस बाय करना होगा। और अगर हमने पायरेटेड वर्जन यूज किया तो दोस्तों ये इलीगल है, इट इज अगेंस्ट द लॉ। लेकिन जरा बात कीजिए गूगल एप्लीकेशंस की, वो हमें वर्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट फ्री ऑफ चार्ज यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर एक बंदा पायरेटेड वर्जन में काम करता है, इलीगल है, लेकिन अगर वही बंदा गूगल के स्प्रेडशीट को यूज करके अपना वही काम करता है तो वो पैसा 1 रुपया भी पे नहीं करता, लेकिन फिर भी लीगल है। तो मतलब दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग में हम कई सारे रिसोर्सेज को पूल करते हैं, दूसरे के शेयर किए हुए रिसोर्सेज को यूज करके हमारे काम को कंप्लीट करते हैं। क्लाउड के कुछ और एग्जांपल्स अगर समझते हैं तो दोस्तों जीमेल, जहां पे हम 15 GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी यूज कर सकते हैं, ये भी एक क्लाउड सर्विस है। यूट्यूब, याहू, फेसबुक भी एक क्लाउड सर्विस है। तो दोस्तों बेसिकली हम यह कह सकते हैं दैट द क्लाउड रेफर्स टू एप्लीकेशंस, सर्विसेज एंड डेटा स्टोरेज on the internet. These service providers rely on giant server farms and massive storage devices that are connected via internet protocols. मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे हमें कई सारी एप्लीकेशन जैसे कि सर्विसेज, डेटा स्टोरेज, ये सारी की सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके पास काफी जायंट रिसोर्सेस होते हैं। Cloud computing is the use of these services by individuals and organizations. With cloud computing, users can access database resources via the internet from anywhere for as long as they need without worrying about any maintenance or management of actual resources. Besides,
These databases in cloud may be highly dynamic and scalable. In fact, it is a very independent platform in terms of computing. देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स है कि डायनामिक एंड स्केलेबल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें जब भी यूज करना है हम यूज करेंगे, अगर हमारा यूज ओवर हो गया और हमें उसको सरेंडर करना है, आगे पैसा पे नहीं करना, दोस्तों तो भी कर सकते हैं, पैसा पे करना बंद कर दो और सर्विस बंद हो जाएगी। अब आइए समझते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सबसे पहला यहां पे ऑन डिमांड, मतलब दिस रिसोर्सेस आर अवेलेबल व्हेन देयर इज डिमांड, व्हेन देयर इज नीड। मतलब दोस्तों देखिए अगर हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ना चाहते हुए भी हमें उनको यूज करना होगा और हमें अननेसेसरीली मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वगैरह इंकर करना होगा। लेकिन जब हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की तो क्या होगा? जरूरत पड़ी बाय कर लो, जरूरत खत्म आप सरेंडर कर दो। तो दोस्तों यहां पे रिसोर्सेज कंजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड होते हैं, हमें कंटिन्यूअसली उसका यूज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, मतलब अगर आप ऑलरेडी क्लाउड की सर्विसेज को ले रहे हैं और सडनली आपको ज्यादा सर्वर्स कंजम्पशन की जरूरत पड़ी, आपको ज्यादा सर्वर्स चाहिए, आपको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? सिंपल दोस्तों, हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके हमारी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं बाय पेइंग मोर, और बाय पेइंग मोर हमें ज्यादा कैपेसिटी मिलेगा, ज्यादा सर्वर मिलेगा, ज्यादा प्रोसेसिंग पावर्स मिलेगा, और जैसे ही दोस्तों हमारा काम खत्म हुआ वो एडिशनल रिसोर्सेज जो हमने बाय किए हैं हम उसे सरेंडर कर सकते हैं। मतलब हम यहां पे जब चाहे तब हमारी सर्वर्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और अगर काम खत्म हुआ तो उसे कम भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे समझने वाली बात यह है, तो फिर ऑन डिमांड एंड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी इन दोनों के पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है? देखिए ऑन डिमांड का मतलब हुआ कि हमें अगर यूज करना है तो ही हम लॉग इन करेंगे एंड बाद में काम होने के बाद हम लॉग आउट करके हमारे रिसोर्सेज सरेंडर कर देंगे। जबकि हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की तो इसका मतलब यह होता है कि ऑलरेडी हम लॉग्ड इन है, ऑलरेडी हम क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, लेकिन सडनली कोई ऐसा टास्क आया जहां पे सर्वर की कंजम्पशन ज्यादा है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पे पर यूज। देखिए इस हेडिंग में उसका इंटरप्रिटेशन है, पे पर यूज का मतलब यह हुआ कि हमें सिर्फ उतना ही पे करना है जितना कि हम यूज कर रहे हैं। अगर हमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो कोरिस्पॉन्डिंगली पेमेंट भी बढ़ेगा, और हम अगर हमारे यूज को कम करते हैं तो दोस्तों क्लाउड का सर्विसेज का पेमेंट भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। उसके बाद है मल्टी टेनेंसी। देखिए टेनेंसी का मतलब होता है भाड़े पे देना, रेंट पे देना। मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एट अ टाइम सिर्फ हमें ही सर्विस देगा ऐसा नहीं है, जितने भी लोग इस पर्टिकुलर क्लाउड के रिसोर्सेज का यूज करना चाहते हैं वो दोस्तों वहां पे साइन अप कर सकते हैं, कुछ पेमेंट कर सकते हैं एंड उनको यूज कर सकते हैं। मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एट अ टाइम कई सारे यूजर्स को, मल्टीपल यूजर्स को एंटरटेन कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट इज वर्कलोड मूवमेंट। मतलब अगर हम बात करें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी कभार यूजर्स की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके पास जो रिसोर्सेज है वो सफिशिएंट नहीं होते। तो यहां पे सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करेंगे? दे विल बाय द एडिशनल रिसोर्सेज। वो ज्यादा हार्ड डिस्क को बाय करेंगे, नए नए सर्वर्स को बाय करेंगे। दोस्तों यूजर्स को तो पता भी नहीं है कि उनके यहां पे लोड इतना बढ़ गया है कि उनको नए रिसोर्सेज बाय करने पड़े हैं। विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी वरी वो यूजर्स अपने काम करेंगे, उनको तो ये भी नहीं पता कि बैक एंड पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट वन इज हमने पहले भी पढ़ा था, इसको हम कहते हैं नेटवर्क में आने वाली एरर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी। तो दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि जब कई सारे यूजर्स एक क्लाउड में काम कर रहे होते हैं, उसको यूज कर रहे होते हैं, तो लोड बढ़ जाने की वजह से कुछ डिवाइसेस वहां पे क्रैश हो जाती हैं, हार्ड डिस्क क्रैश हो सकता है, केबल में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या होगा? तो यहां पे दोस्तों जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है वो फेल होने पे उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को विड्रॉ करके उनको निकाल के वहां पे नए डिवाइसेस लगा देगा। देखिए जब कोई यूजर क्लाउड पे काम करता है तो उसको तो पता भी नहीं होता कि बैक एंड पे वहां पे उसकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई है और वो रिप्लेस भी हो गई। कैसे? क्योंकि दोस्तों क्लाउड में यूजर्स के डेटा को बैकअप रखा जाता है, कई सारी कॉपीज रखी जाती है, और अगर मेन
सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ एरर आती है, कुछ क्रैश वगैरह होता है, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली यूजर का कनेक्शन दूसरे रिसोर्सेस में लग जाएगा और यूजर को ये फील ही नहीं होता कि भाई ओरिजिनल उसकी हार्ड डिस्क क्रैश हो चुकी है। अब आइए समझते हैं दोस्तों द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, और उसमें सबसे पहला है रेड्यूस्ड कैपिटल कॉस्ट। देखिए ये पॉइंट अपने आप में भी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, मतलब हमें हमारे खुद के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्लाउड को यूज कर रहे हैं तो वहां क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ही हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से हम अपनी सारी की सारी प्रोसेसिंग करेंगे। नेक्स्ट इज रेड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, अगर हम हमारा खुद का इंफ्रा यूज करते तो हमें कई सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते, डेटा को एक्सेस करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए कई सारा टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंसेस करना होता। लेकिन दोस्तों अगर हम क्लाउड को यूज कर रहे हैं तो सिक्योरिटी, वायरस, एंटी हैकिंग और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर है। यहां तक कि जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी भी हमें बेयर नहीं करनी, क्योंकि हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेसेस। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हम जब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का रिसोर्सेज यूज करते हैं तो हम कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं। कैसे? अगर हमारा खुद का इंफ्रा होता तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती रेगुलर मेंटेनेंस। कभी मान लीजिए हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, केबल्स में प्रॉब्लम आ गए, कभी कुछ सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, तो उसको मेंटेन करने में कई सारा टाइम वेस्ट हो जाता। लेकिन अगर हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहे हैं तो उनके पास काफी बड़े स्केल पे मेंटेनेंस सर्विसेज होते हैं। अरे कुछ क्लाउड के पास तो अपने खुद के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स होते हैं, तो दोस्तों वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी दूसरों पे डिपेंड नहीं है और ऐसे सीमलेसली पूरा प्रोसेस होता जाता है और इसी की वजह से हमारा कई सारा टाइम बचता है एंड लेस टाइम में ज्यादा काम होता है। नेक्स्ट इज अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब यह हुआ कि दोस्तों जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा अनडाउटली हमारा कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट, हमारा कॉस्ट पर यूजर काफी कम आएगा। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों दुनिया में हम कहीं पे भी अवेलेबल हो, जहां पे इंटरनेट है वहां से हम इन वर्चुअल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अगर मुझे इंडिया में बैठे बैठे काम करना है कर सकते हैं, अगर मुझे अमेरिका में बैठे बैठे उसी एप्लीकेशन पे काम करना है तो कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए मेरे किसी क्लाइंट को अकाउंटिंग करवाना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी लैपटॉप एप्लीकेशन मैंने क्या किया, एक ऑनलाइन क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम में लॉग इन किया। अब मुझे अगर मेरे क्लाइंट की डेटा एंट्री करनी है तो इंडिया में भी कर सकता हूं और दुनिया के किसी भी कोने में जहां पे इंटरनेट अवेलेबल है वहां से एंट्री कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, जरूरी यह भी नहीं कि मैं सेम लैपटॉप यूज करूं, अगर जरूरत पड़ी तो साइबर कैफे जैसे जगह पे जाके भी मैं मेरे काम को कंप्लीट कर सकता हूं। नेक्स्ट वन इज परवेसिव एक्सेसिबिलिटी। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि अगर क्लाउड में डेटा पड़ा हुआ है तो दुनिया के किसी भी कोने में हम लॉगिन करके उसको एक्सेस कर सकते हैं जहां पे इंटरनेट हो। उसके बाद है मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। दोस्तों क्लाउड में पड़ा हुआ डेटा या इंफॉर्मेशन हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अरे भैया अगर रात को 2 बजे भी हमें उस डेटा को एक्सेस करना है, उस रिपोर्ट को देखना है तो हम देख सकते हैं और ऑन द स्पॉट वहां पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इससे दोस्तों हमारे कई सारे प्रोजेक्ट की इफेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट इज लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड। कैसे? दोस्तों अगर मान लीजिए हमारा खुद का इंफ्रा होता तो हमें कई सारे हार्डवेयर डालने होते, सर्वर्स डालने होते, उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर डालने होते और दूसरे सबसे बड़ी बात, इन हार्डवेयर एंड सर्वर को कैसे यूज करना है, कैसे मेंटेन करना है, इसकी ट्रेनिंग हमें हमारे लोगों को देना होगा। लेकिन अगर हम बात करें क्लाउड की तो क्लाउड में सिर्फ हमें हमारे लोगों को यह सिखाना है कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन कैसे यूज करनी है। उनको हार्डवेयर के बारे में या उन सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग के बारे में डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। मतलब यहां पे उनका लर्निंग कर्व काफी फास्ट होता है, जल्दी से वो लोग सीख लेते हैं और कम ट्रेनिंग में ज्यादा स्किल एनहांस करके वो लोग काम कर सकते हैं। दूसरा, मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये तो अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। अगर हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उतनी ज्यादा तादाद में है ही नहीं तो हमें क्या मेंटेन करना, सारा मेंटेनेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहेगा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के शोल्डर पे।
तो फिर ये लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? अभी मैंने आपको समझाया कि अगर हमें कुछ सॉफ्टवेयर को यूज करना है, जैसा कि अगर हमें एनिमेशन करना है और माया जैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना है जिसकी कॉस्ट लैक्स ऑफ रुपीज में आती है, तो दोस्तों ये हमें हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग बाय करना होगा। लेकिन अगर हम कोई ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो दोस्तों हमें लैक्स ऑफ रुपीस को यूज करने की जरूरत नहीं है। कम अमाउंट में हम दोस्तों ऐसी ही इफेक्ट वहां पे पा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग करने के लिए कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कुछ सॉफ्टवेयर काफी फेमस है। अगर हम उसे लैपटॉप में इंस्टॉल करें तो उसकी कॉस्ट जाएगी 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक। लेकिन कुछ ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि वेव एप्स या फिर QuickBooks.com जैसी अगर एप्लीकेशंस यूज करें तो दोस्तों कंपैरेटिवली कुछ थाउजेंड्स रुपीस में ही हमें उतना ही फीचर एक्सेस करने को मिलता है। नेक्स्ट इज इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। अज्यूम कीजिए हम क्लाउड का यूज नहीं कर रहे और सडनली हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थाउजेंड्स में बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उन एम्प्लॉइज को सपोर्ट देने के लिए हमें हमारे हार्डवेयर को भी एक्सपांड करना होगा, हमारी प्रोसेसिंग पावर को भी एक्सपांड करना होगा। और दोस्तों ये एक्सपांशन इजी नहीं, कई सारी मीटिंग्स होगी, बजट पास होगा, बजट होने के बाद कोटेशंस लिए जाएंगे, कोटेशन लेने के बाद वो पर्टिकुलर सिस्टम अप्रूव होगी, सिस्टम अप्रूव होने के बाद उसको इंस्टॉल किया जाएगा, फिर लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और बाद में पेमेंट करना, कितना सारा यहां पे हेडेक रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास क्लाउड है और यहां पे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ते जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना, उस पर्टिकुलर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की वेब पे जाके हमारे रिसोर्सेज का यूज बढ़ा देना है, थोड़ा कुछ अमाउंट ज्यादा पे करना है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उनका प्रोसेसिंग पावर, ये सारा हेडेक उनका, हमारा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों यहां पे फ्लेक्सिबल तरीके से हम हमारे बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। एडवांटेजेस के बाद आइए बढ़ते हैं अब उसके ड्रॉबैक्स, मतलब लिमिटेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहला है इंटरनेट कनेक्शन इज लॉस्ट। देखिए हम सभी जानते हैं दोस्तों कि क्लाउड विदाउट इंटरनेट पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारा डेटा क्लाउड में सेव है, उसको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट चाहिए। क्या हो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ दिनों के लिए डिस्कनेक्ट हो जाए? अब हमारे पास डेटा का अगर डुप्लीकेट कॉपी नहीं है तो हम तब तक काम नहीं कर सकते जब तक हमारा इंटरनेट दोबारा रिज्यूम ना हो जाए। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न। मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमारा डेटा क्लाउड में पड़ा रहेगा और इसकी सिक्योरिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर है। अगर उनकी सिक्योरिटी वीक हुई तो दोस्तों हमारा डेटा, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे रिपोर्ट्स को लीक होने का रिस्क है। और कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जिस कंट्री में है वहां की गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को यह ऑर्डर देती है कि पर्टिकुलर यूजर का डेटा तुम हमें वहां से निकाल के दो। दोस्तों अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट डेटा मांगेगी तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई यहां पे नेशनलिज्म की बात आती है, तो वो डेटा उस गवर्नमेंट को देगा। दोस्तों वहां पे पड़े हुए डेटा पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट वन इज इट डज नॉट परमिट द कंट्रोल ऑन दिस रिसोर्सेज। मतलब दोस्तों अगर हमारे पास हमारे हार्डवेयर से हमारा खुद का सर्वर, हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डेटा कौन से सर्वर में रहेगा, कौन सा डेटा कौन सी हार्ड डिस्क में सेव होगा, किस फोल्डर पे रहेगा। लेकिन अगर हम क्लाउड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं कि हमारा डेटा कैसे एंड कहां पे सेव होगा। अगर हमारे हार्डवेयर है तो हम जो चाहे वो एनक्रिप्शन मेथड एंड सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां अगर कुछ डेटा है तो हम वही यूज कर सकते हैं जो उन्होंने प्रोवाइड किया, और हम उसे चेंज भी करने को नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे लिए चेंज करना मतलब मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए चेंज करना। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशंस। मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर हमारे पास अपने खुद के हार्डवेयर, अपने खुद के सॉफ्टवेयर है तो दोस्तों हम जैसी चाहे वैसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करके सर्वर में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा अगर हम बात करें क्लाउड की तो क्लाउड में हमें सिर्फ वही एप्लीकेशंस, हमें सिर्फ वही सॉफ्टवेयर यूज करने होंगे जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। हमारी कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हम क्लाउड में इंस्टॉल नहीं करवा सकते। नेक्स्ट इज इंटरऑपरेबिलिटी। देखिए इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब यह होता है कि सपोज मान लीजिए कि हमें एक क्लाउड की सर्विस
पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज थे, हमें दूसरे क्लाउड की सर्विस ज्यादा पसंद है, तो हमें एक क्लाउड कंपनी से दूसरे कंपनी में हमारा सारा का सारा डेटा ट्रांसफर करना होगा। लेकिन कैसे होगा ये? क्या हो अगर उन दो क्लाउड कंपनीज के बीच में कोई इंटरऑपरेबिलिटी ही नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो दोस्तों पूरे का पूरा डेटा हमें सबसे पहले डाउनलोड करना होगा फर्स्ट क्लाउड में से एंड बाद में अपलोड करना होगा दूसरे क्लाउड में। दोस्तों ये माइग्रेशन प्रोसेस जितने हम सोचते हैं उतना इजी नहीं होती, कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें तो एक क्लाउड कंपनी के पास वो सॉफ्टवेयर है जो हमें चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें दूसरा भी सॉफ्टवेयर चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली पहली क्लाउड कंपनी के पास वो नहीं है, वो दूसरे क्लाउड कंपनी के पास है। लेकिन क्या दोनों सॉफ्टवेयर सेम डेटाबेसिस से हम एक साथ यूज कर सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों कंपनी के बीच में कोई तालमेल नहीं, कोई लिंक नहीं। तो एक ही डेटा को हमें दो अलग अलग सर्वर में, अलग अलग क्लाउड सिस्टम में प्रोसेस करवाना होगा। तो दोस्तों अगर हमारे पास हमारा हार्डवेयर होता तो हम दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करके एक ही डेटाबेस को एट अ टाइम प्रोसेस करवा सकते हैं, जो दो डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच में पॉसिबल नहीं है। अब आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एंड दैट इज द क्लाउड एनवायरनमेंट। क्लाउड एनवायरनमेंट मतलब क्या? मतलब ये कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे कैसे कैसे टाइप्स के क्लाउड यूज हो सकते हैं। टाइप्स मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी भी क्लाउड एनवायरनमेंट में इन चारों में से कोई एक या उनके कॉम्बिनेशन का क्लाउड हो सकता है। सबसे पहला है प्राइवेट क्लाउड, देन पब्लिक क्लाउड, थर्ड इज हाइब्रिड क्लाउड एंड द फोर्थ वन इज कम्युनिटी क्लाउड। तो दोस्तों सबसे पहला समझते हैं प्राइवेट क्लाउड। देखिए अगर हम बात करें किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्राइवेट क्लाउड उसे कहा जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के विदिन में प्राइवेटली मेंटेन हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन खुद अपना इंफ्रा बाय करेगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखने की बात यह है कि इस प्राइवेट क्लाउड में एक्सेस सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पर्सन्स को ही मिलेगा, बाहर की पब्लिक उसको एक्सेस नहीं कर सकती। ज्यादातर हमने यह देखा होता है कि प्राइवेट क्लाउड में एक्सेस सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉयज को ही मिलता है। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अपना डेटा प्राइवेट क्लाउड में एंटर कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों प्राइवेट क्लाउड में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पर्सन्स आर अलाउड, आउटसाइड पब्लिक इज नॉट अलाउड। बेसिकली हम कह सकते हैं एम्प्लॉयज ही, इंटरनल एम्प्लॉयज ही इस क्लाउड को यूज कर सकते हैं। सेकंड इज पब्लिक क्लाउड। देखिए पब्लिक क्लाउड नाम से पता चलता है, यहां पे क्या इंटरनल क्या एक्सटर्नल सभी लोग, नो मैटर हु यू आर, सभी के लिए ये क्लाउड की एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल रहती है। एग्जांपल के तौर पे जीमेल, क्या जीमेल में लॉगिन करते टाइम पे वो आपसे आपकी कास्ट पूछता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन पूछता है? कुछ भी नहीं। नो मैटर हु यू आर, आप वहां पे साइन अप कर सकते हो एंड उस क्लाउड का मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट इज हाइब्रिड। देखिए हाइब्रिड क्लाउड का मतलब होता है प्राइवेट प्लस पब्लिक। डाउट यह है कि अगर कोई क्लाउड प्राइवेट है तो पब्लिक कैसे हो सकता है, और अगर वो पब्लिक है भाई तो वो प्राइवेट कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आता। देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं, हाइब्रिड ये प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड की क्वालिटीज का मिक्सचर है। मतलब यहां पे इंटरनल एम्प्लॉइज तो एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड को, लेकिन साथ साथ कुछ सिलेक्टिव आउटसाइड स्टेक होल्डर भी वहां पे लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें तो ऑर्गेनाइजेशन के क्लाउड में एम्प्लॉयज का लॉगिन आईडी है, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी अलाउड किया कि कोई भी एक्सटर्नल कस्टमर अगर चाहे तो यहां पे साइन अप करवा सकता है आफ्टर गिविंग सर्टेन आइडेंटिफिकेशंस। तो दोस्तों एम्प्लॉयज के साथ साथ एक्सटर्नल कस्टमर भी अगर साइन अप कर सकता है तो ये हाइब्रिड हुआ। कस्टमर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पार्ट नहीं है, वो बाहर का है। इसी तरीके से अगर हम एक्सेस दे शेयर होल्डर्स को, अगर हम एक्सेस दे हमारे क्रेडिटर्स को, तो दोस्तों ये बनता है हाइब्रिड क्लाउड। नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी क्लाउड। देखिए कम्युनिटी क्लाउड ये एक ऐसा क्लाउड होता है जहां पे एक्सेसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही दिया जाएगा जो सेम प्रोफाइल पे मैच होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एसोसिएशन ने ऐसा क्लाउड बनाया जहां पे ये रूल्स रखे गए कि सिर्फ और सिर्फ
चार्टर्ड अकाउंटेंसी यहां पे साइन कर पाएंगे। अगर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिग्री नहीं है, अगर आप सीए के स्टूडेंट नहीं है, अगर आप सीए के कोर्स में एनरोल्ड नहीं है, तो यहां पे एक्सेस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट में हर एक टॉपिक पे हमको ये 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहला मीनिंग, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लास्ट में पढ़ना है उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एंड वो है प्राइवेट क्लाउड। तो दोस्तों, हमने पहले पढ़ा है कि प्राइवेट क्लाउड में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पीपल आर अलाउड टू एक्सेस, आउटसाइड पब्लिक यहां पे अलाउड नहीं होगी। देखिए, कभी एग्जाम में यह भी पूछते हैं कि अगर हम बात करें प्राइवेट क्लाउड की, तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इस प्राइवेट क्लाउड को मेंटेन करने के लिए कितने तरीके, कितनी मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली प्राइवेट क्लाउड का जो मेंटेनेंस है वो इस 2 तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहला जिसे हम कहते हैं यहां पे ऑन प्रीमाइस प्राइवेट क्लाउड, एंड सेकंड हम कहेंगे उसको आउटसोर्स प्राइवेट क्लाउड। मतलब देखिए, ऑन प्रीमाइस का मतलब यह हुआ कि यहां पे ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करके अपने ही प्रीमाइस पे उस क्लाउड को मेंटेन करेगा। मतलब अपने सर्वर, अपने हार्डवेयर, अपने ही सॉफ्टवेयर, जिसको जहां पे ऑर्गेनाइजेशन को कई ज्यादा गुना इन्वेस्टमेंट करना होगा। आउटसोर्स में क्या होगा, जैसे हमने कहा कि हम अपना खुद का कुछ भी बाय नहीं करेंगे, रादर वी विल बाय द रेंटेड स्पेस फ्रॉम अदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। हमने पढ़ा था GoDaddy में, अगर हमारे पास हमारा खुद का वेब सर्वर नहीं है, तो दोस्तों हम GoDaddy के वेबसाइट पे जाके रेंट पे करके उस क्लाउड की स्पेस को बाय कर सकते हैं, उसके कंट्रोल्स को बाय कर सकते हैं, एंड इसी तरीके से हम हमारे प्राइवेट क्लाउड को चला सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो GoDaddy से आपने बाय किया वो तो पब्लिक क्लाउड था। दोस्तों, GoDaddy पब्लिक क्लाउड है, लेकिन अगर GoDaddy से मैं कोई रेंटेड स्टोरेज स्पेस बाय करता हूं और उस स्पेस को अगर मैं मेरे सिर्फ इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए ही यूज करूं, तो दोस्तों वो रेंटेड बाय की हुई स्टोरेज मेरे लिए बन जाएगा प्राइवेट क्लाउड। अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड। बेसिकली देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है सिक्योर। अगर मेरे भाई मेरा क्लाउड मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी ही प्रीमाइस पे है, तो मैं जैसी चाहे वैसे सिक्योरिटी वहां पे दे सकता हूं। मैं लो से लेके हाई एंड तक की सिक्योरिटी वहां पे दे सकता हूं। लेकिन अगर मैं किसी और का क्लाउड यूज कर रहा हूं, तो दोस्तों मुझे उसकी सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड रहना होगा। तो दोस्तों, मेरे अपने क्लाउड पे सिक्योरिटी मेरे जैसी होगी, हाई होगी। सेकंड इज सेंट्रल कंट्रोल। प्राइवेट क्लाउड में मुझे जो फीचर्स मेरे क्लाउड में ऐड करने हैं वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे कोई थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस नहीं होता। लास्ट वन इज वीक सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स क्या होते हैं। इस अग्रीमेंट को कहा जाता है अग्रीमेंट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड क्लाइंट। जरा देखिए, अगर पब्लिक क्लाउड है मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के रिसोर्सेस में कोई भी बंदा आ सकता है। वो लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, वो जेंटलमैन भी हो सकता है, एक क्रिमिनल भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं प्राइवेट क्लाउड की बात करूं तो यहां पे एक्सेस सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूजर्स को ही मिलता है। मतलब वहां पे जो यूजर है और जो सर्विस प्रोवाइडर है, उन दोनों के बीच का अग्रीमेंट लीगली काफी स्ट्रिक्ट ड्राफ्ट करना होगा। अगर कोई डेटा लीक हो गया, कुछ हैकिंग वगैरह कर दिया, तो कंपनी काफी भारी भरकम कॉम्पनसेशन वहां पे ले सकती है। लेकिन दोस्तों, प्राइवेट क्लाउड में तो सेंट्रल कंट्रोल होता है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड मॉनिटर होता है। तो यहां पे सर्विस लेवल अग्रीमेंट तो होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली टू पब्लिक ये इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। अब आइए पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेट क्लाउड। सबसे पहला एडवांटेज है यहां पे, इट प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो दोस्तों, ये तो हमने पहले ही कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ लिया है कि अगर हमारा प्राइवेट क्लाउड है तो सिक्योरिटी हम जैसी चाहे वहां पे मेंटेन कर सकते हैं और कोई बाहर वाला पब्लिक इसको एक्सेस ही नहीं करेगा, तो प्राइवेसी भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट वन इज इट इज स्मॉल एंड कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे दोस्तों, अगर कंपेयर करें हम पब्लिक क्लाउड से, तो ये काफी कम क्वांटिटी में हम यहां पे सर्वर्स इंस्टॉल करते हैं। तो अगर हम पब्लिक क्लाउड का एक्सपेंसेस देखें कंपैरेटिवली, यहां पे
उस तरीके से एक्सपेंसेस कम आता है एज बीइंग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कंट्रोल, ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि इसका एक सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। तो दोस्तों अगर सेंट्रलाइज कंट्रोल है तो हम इसको जैसे चाहे वैसे मेंटेन कर सकते हैं, जो नए फीचर्स ऐड करना चाहे कर सकते हैं, कुछ फीचर्स को डिसेबल करना है तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इंप्रूव्स एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन। कैसे? अगेन दोस्तों ये पॉइंट है सेंट्रलाइज कंट्रोल से। अगर कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है तो जब चाहे तब हम स्टोरेज डेटा को माइग्रेट कर सकते हैं, उससे स्टोर कर सकते हैं जहां चाहे वहां पे, जिस बंदे को जैसा एक्सेस देना चाहे वैसा दे सकते हैं। अगर हमें हमारे सर्वर में कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो भी दोस्तों हम वहां पे कर सकते हैं और हमारे यूजर्स को नए नए एक्सेस वहां पे दे सकते हैं, जो पब्लिक में उतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि पब्लिक में हमें डिपेंडेंट रहना होता है सर्विस प्रोवाइडर पे। अब पढ़ते लिमिटेशंस को। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन में हाउ टू इन्वेस्ट अ लॉट इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये पॉइंट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है कि प्राइवेट में हमें एज कंपेयर टू पब्लिक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उतनी स्पेस हम ऑनलाइन किसी पब्लिक क्लाउड से बाय करते हैं तो दोस्तों हमें ये थोड़ा वहां पे चीप पड़ता। नेक्स्ट इज बजट इज ए कंस्ट्रेंट। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम काफी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सर्विसेज को लेना चाहते हैं, लेकिन भाई पॉकेट में पैसे तो होने चाहिए ना। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कभी कभार जब हम एक प्राइवेट क्लाउड का डिजाइन करते हैं तो हमें उस डिजाइन को हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज के हिसाब से करना होगा। कभी कभार बेस्ट सर्विसेज चाहिए तो बजट भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों यहां पे कि प्राइवेट क्लाउड को इंटरनल क्लाउड्स या कॉर्पोरेट क्लाउड्स भी कहते हैं। प्राइवेट क्लाउड के बाद अब आइए पढ़ते हैं पब्लिक क्लाउड। तो दोस्तों इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए पब्लिक क्लाउड में जनरल पब्लिक उस क्लाउड को एक्सेस कर सकती है, या तो फ्री में अगर सर्विस प्रोवाइडर उसे प्रोवाइड करता है, या फिर पे पर यूज के बेसिस पे। दोस्तों ध्यान रखिए कि ये जो पब्लिक क्लाउड है वो जनरली एजुकेशन, गवर्नमेंट और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखिए यहां पे कोई प्राइवेट रिसोर्सेस नहीं होते, यहां पे उसको एक्सेस करने के लिए जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है, और इसीलिए पब्लिक क्लाउड को कहा जाता है प्रोवाइडर क्लाउड्स। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आपको यह पूछा जाए कि प्रोवाइडर क्लाउड के बारे में लिखिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, उसके एडवांटेजेस लिखिए, लिमिटेशंस लिखिए, तो दोस्तों वहां पे हमें मेंशन करना है पब्लिक क्लाउड्स के बारे में। अब आइए समझते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला यहां पे है वो है हाईली स्केलेबल। हाईली स्केलेबल का मतलब क्या हुआ? हम हमारे यूज के हिसाब से हमारे रिसोर्सेस बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी क्लाउड के कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर दिया है। अगर अभी हमारी रिक्वायरमेंट 100 GB है, हम सिर्फ 100 GB का ही यूज स्पेस बाय करेंगे, और अगर हमें फ्यूचर में 500 GB चाहिए तो थोड़ा ज्यादा पे करके हम उसे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अफोर्डेबल। तो दोस्तों ये तो अपने आप में एक समझने वाला पॉइंट है कि कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड ये काफी चीप कॉस्ट में हमें मिलता है। नेक्स्ट इज लेस सिक्योर। हां ये ध्यान रखिए, अगर हमारा प्राइवेट क्लाउड होता तो हम जैसा चाहे वैसा एनक्रिप्शन हमारे क्लाउड में डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम पब्लिक क्लाउड को यूज कर रहे हैं तो दोस्तों हमें वही सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड रहना होगा जो सर्विस प्रोवाइडर देता है। देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज आई थी कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर याहू के कई सारे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स के डेटा को किसी हैकर ने हैक कर दिया, उनके आईडी एंड पासवर्ड को हैक करके पब्लिक डोमेन में डाल दिया। दोस्तों जरा सोचिए क्या हो अगर ऐसे ईमेल में हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रही हो, बैंक के पासवर्ड स्टोर हो, बैंक की डिटेल स्टोर हो, और ऐसे कई सारी चीजें जो हमें एक्सपोज कर सके वो सारा सेव हो। तो मतलब ये कि जब आप पब्लिक क्लाउड पे डिपेंडेंट रहते हो उनकी सिक्योरिटी एज कंपेयर टू प्राइवेट लेस होती है। नेक्स्ट वन इज हाईली अवेलेबल। मतलब दोस्तों अगर हमें रात को 2 बजे भी हमारे डेटा को एक्सेस करना है तो हम वहां पे लॉग इन करके कर सकते हैं। मतलब पब्लिक क्लाउड में डेटा जो है वो 24/7 हम एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें हमारा मेल अकाउंट, हमारा फेसबुक, ये हम जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रिंजेंट SLAs। देखिए हमने प्राइवेट में पढ़ा था कि वहां पे वीक सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि सब लोग भाई अपने ही हैं और अपने पे ज्यादा कंट्रोल क्यों डाले। लेकिन जब हम बात करें पब्लिक क्लाउड की, वहां पे कोई भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट होल्डर बन सकता है। तो वहां पे जो क्लाइंट है, जो सर्विस यूजर है और जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके अग्रीमेंट्स काफी स्ट्रिक्ट होने चाहिए।
काफी स्ट्रिंजेंट होने चाहिए। अब आइए पढ़ते हैं उसके एडवांटेजेस। तो सबसे पहला यहां पे देयर इज नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ यूजर्स। तो पब्लिक क्लाउड में अनलिमिटेड मिलियंस एंड मिलियंस भी यूजर हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पब्लिक क्लाउड हर किसी को वहां पे एक्सेस देता है। फेसबुक में देखिए दोस्तों, आज करोड़ों यूजर्स हैं और एक बंदा मल्टीपल अकाउंट्स भी बना सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज देयर इज नो नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग द क्लाउड। मतलब क्या हुआ, देखिए एक यहां पे एग्जांपल लेते हैं। हुआ यूं कि एक भाई साहब अकाउंटिंग का काफी अच्छा नॉलेज रखते थे। अब उनको कई सारे क्लाइंट्स के अकाउंटिंग करने थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि उनके पास कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना तो कोई ऑफिस था, ना तो कोई लैपटॉप था, क्योंकि भाई काफी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। अब वो एक कंसल्टेंट के पास गए और कहा कि भाई मुझे मेरा काम तो शुरू करना है, बट आई डोंट हैव रिसोर्सेज, क्या मैं बाजार से लोन वगैरह ले लूं? तो कंसल्टेंट ने कहा भाई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज मार्केट में क्लाउड करके कॉन्सेप्ट अवेलेबल है जहां पे तुम्हें तुम्हारा अपना इंफ्रा होने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक काम करो, तुम कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे चले जाओ जहां पे तुझे अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर रेंट पे मिल जाए, यूज करने को मिल जाए, और वो सॉफ्टवेयर जो तू बाय करेगा वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर से कई गुना ज्यादा कम कॉस्ट में पड़ेगा। वो भाई साहब कन्विंस हो गए। अब उन्होंने क्या किया, लोगों के असाइनमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू किए एंड साइबर कैफे जैसी जगह पे जाके कम उतना कह सकते हैं ना कि उतने टाइम पे उस इंटरनेट को यूज करके उसका रेंट पे करके दोस्तों वो ऑनलाइन अपने क्लाइंट्स के अकाउंटिंग को कर रहा था। ऑनलाइन दोस्तों, वहां पे जो ऑनलाइन अकाउंटिंग सर्विस थी वो एक क्लाउड था। इस बंदे के पास अपना कोई भी इंफ्रा नहीं था, फिर भी वो कई सारे क्लाइंट्स का डेटा ईमेल से मंगवाता, साइबर कैफे में जाता, वहां पे जाके उस ऑनलाइन अकाउंटिंग एप्लीकेशन पे लॉगिन करता और घंटों तक बैठ के वहां पे उन क्लाइंट्स की एंट्री करता। दोस्तों, जो क्लाइंट्स बाहर से हैं, मान लीजिए फॉरेन कंट्री से, उनको तो पता ही नहीं कि जो यूजर उन्हें सर्विस दे रहा है उसका अपना खुद का ऑफिस भी नहीं है। तो दोस्तों, क्लाउड की वजह से आज फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं, उसकी जगह पे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी हम हमारा काम कर सकते हैं। मतलब इंफ्रा नहीं है, फिर भी वैसे ही क्वालिटी हम दे सकते हैं। उसके बाद है इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर हाईली स्केलेबल एंड रिलायबल एप्लीकेशंस रैपिडली एंड मोर अफोर्डेबल कॉस्ट। तो दोस्तों, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि पब्लिक क्लाउड में जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसने जो जो एप्लीकेशंस डेवलप की है वो काफी अफोर्डेबल कॉस्ट में यूजर को मिल सकता है। जैसे कि इसी एग्जांपल में मैंने बोला था, अकाउंटिंग एप्लीकेशन अगर आप बाहर परचेस करने जाते ऑफलाइन तो वो मिलता आपको 1 लाख 2 लाख में, लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लाउड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो दोस्तों वो आपको कुछ थाउजेंड्स रुपीस में ही पड़ जाएगा, वो भी ईयरली। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इट इज वाइडली यूज्ड इन द डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशंस एट अफोर्डेबल कॉस्ट। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, यहां पे एक यूजर के पास काफी अच्छा नॉलेज था सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, लेकिन अगेन उसके पास कोई इंफ्रा नहीं था, सिर्फ एक लैपटॉप था, लेकिन लैपटॉप में भी उसको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए काफी हाई एंड प्रोसेसर चाहिए, कई सारी रैम्स चाहिए, लेकिन उस बंदे के पास नहीं था। फिर उसने क्या किया, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का सब्सक्रिप्शन ले लिया जो अपनी ही वेबसाइट में सॉफ्टवेयर डेवलप करने की फैसिलिटी देता था। तो ये प्रोग्रामर भाई साहब उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट किए, अकाउंट करने के बाद कई सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहीं पे ही बनाना शुरू कर दिए। दोस्तों, कुछ सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको लैक्स ऑफ रुपीस की सिस्टम की जरूरत थी, अब वो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जो प्रोसेसिंग पावर आपको काफी हाई एंड का चाहिए अपने पास, वही प्रोसेसिंग पावर आपको मिल रहा है ऑनलाइन। मतलब प्रोसेसिंग पावर आप यूज कर रहे किसी और का और काम बन रहा है आपका। तो ऐसे सर्विसेज का यूज करके कोई भी प्रोग्रामर अच्छी सी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है। उतना ही नहीं, वहीं की वहीं कुछ टेस्टिंग सर्विसेज का यूज करके बनाए हुए कोड्स एंड
प्रोग्राम को टेस्ट भी करवा सकता है, और एक बार दोस्तों टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई तो उसका सोर्स कोड निकाल के ऑनलाइन ही वो लोगों को अपने सॉफ्टवेयर बेच सकता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। सबसे पहला है सिक्योरिटी कंसर्न्स। दोस्तों ये हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा है कि पब्लिक क्लाउड में सिक्योरिटी हमारे हाथ में नहीं होती, जो वो देते हैं वही करना होगा, और अगर वहां की सिक्योरिटी वीक है दोस्तों तो हमारे डेटा को यहां पे रिस्क हो सकता है। इसीलिए ये हाईली रिकमेंडेड है कि आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को आप पब्लिक क्लाउड में स्टोर मत कीजिए। नेक्स्ट वन इज प्रिवेसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी आर नॉट पॉसिबल। देखिए ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि उस एंटायर आईटी इंफ्रा को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना। दोस्तों अगर आप पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हैं, मतलब किसी और का सर्विस यूज कर रहे हैं, तो हम हमारे हिसाब से उसको नहीं चला सकते। हाँ, और जितना भी कंट्रोल हमें दिया गया है, अकाउंट सेटिंग करना, पासवर्ड रीसेट करना, कुछ बेसिक फीचर्स को कॉन्फ़िगर करना, सिर्फ उतना ही कंट्रोल हमारे पास रहता है, लेकिन ज्यादातर कंट्रोल पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में रहता है। भाई वो जिस तरीके से कंट्रोल करे हमें मानना होगा, हम हमारी कोई मर्जी यहां पे नहीं चला सकते, सब्जेक्ट टू हमें जितना प्रोवाइड किया गया है। अब आइए पढ़ते हैं हाइब्रिड क्लाउड्स। दोस्तों हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ा है कि ये प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड इन दोनों की क्वालिटीज को कंटेन करता है। देखिए अगर मैं बात करूं हाइब्रिड क्लाउड्स के मॉडल्स की, तो बेसिकली हमारे पास ये दो मॉडल्स है। सबसे पहला हमारे पास प्राइवेट क्लाउड है, उसमें इंटरनल लोगों को तो एक्सेस मिलेगा, लेकिन साथ साथ जनरल पब्लिक को भी आप वहां पे एक्सेस देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें अमेजॉन की, तो दोस्तों अमेजॉन में जो इंटरनल एम्प्लॉइज हैं उनके भी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होंगे, उनके भी अकाउंट्स होंगे, और साथ साथ वहां पे जो लोग रजिस्टर है एज बीइंग वेंडर उनके भी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होंगे। और दोस्तों कोई भी कस्टमर वहां पे अपना साइन अप करवा सकता है विदाउट एनी कॉस्ट। तो दोस्तों अमेजॉन को हम प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, इन दोनों का मिक्सचर मतलब हाइब्रिड क्लाउड कह सकते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास प्राइवेट क्लाउड है, बट हमारा काम इतना बढ़ गया कि हमें हमारे सर्वर्स को अपग्रेड करने की जरूरत है, लेकिन हमने पहले ही समझा कि अगर हमें अपग्रेडेशन चाहिए तो दोस्तों ज्यादा हार्डवेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ज्यादा सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है दोस्तों कि हम एक काम करते हैं, हमारे प्राइवेट यूज के लिए हम किसी पब्लिक क्लाउड के पास जाएंगे एंड वहां से उसके रिसोर्सेज को रेंट पे ले लेंगे। तो दोस्तों ये दूसरे मॉडल में क्या हो रहा है, सब कुछ प्राइवेट है, लेकिन फिर भी प्राइवेट क्लाउड एज वेल एज पब्लिक क्लाउड का यूज हो रहा है हमारे इंटरनल पर्पस के लिए। कुछ हद तक हम हमारे खुद के रिसोर्सेज यूज करेंगे और जब जरूरत पड़ी तब पब्लिक क्लाउड का कुछ स्टोरेज हम रेंट पे ले लेंगे जब तक हमें उसकी जरूरत है। तो ये दोनों मॉडल्स हाइब्रिड क्लाउड्स में आते हैं। अब आइए बात करते हैं दोस्तों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहला यहां पे स्केलेबल। दोस्तों स्केलेबल हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि यहां पे जब चाहे तब हम रिसोर्सेज को कम कर सकते हैं, जब चाहे तब एक्सपांड कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज पार्शियली सिक्योर। दोस्तों ध्यान रखिए, जब हमारे अंदर के घर के लोग ही हमारी सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें ज्यादा थ्रेट नहीं है, लेकिन जब हमारी सिस्टम में हम किसी अननोन बंदे को एक्सेस देते हैं तो ऑलवेज हमें कांस्टेंट उस बंदे के ऊपर वॉच रखना पड़ेगा, न जाने कब वो हमारी सिस्टम पे अनऑथराइज्ड अटैक कर दे। तो दोस्तों अगर हम बात करें हाइब्रिड की, तो ये पब्लिक क्लाउड से ज्यादा सिक्योर है लेकिन प्राइवेट क्लाउड से कम सिक्योर है, इसलिए कहा गया है इट इज पार्शियली सिक्योर। नेक्स्ट इज स्ट्रिंजेंट सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स। तो ये तो हमने भैया प्राइवेट क्लाउड में भी पढ़ लिया था कि अगर हमारे खुद के लोगों के साथ हमें डील करनी है तो सर्विस लेवल अग्रीमेंट थोड़े वीक हो गए तो चलेगा, लेकिन ऐसे बंदे को जो जिसे आप जानते भी नहीं, अगर उसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेस दे रहे हैं तो दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर एंड उस यूजर का लेवल अग्रीमेंट, सर्विस लेवल अग्रीमेंट काफी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसलिए यहां पे हमारे अग्रीमेंट स्ट्रिंजेंट हो गए। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट। कैसे? देखिए यहां पे हमें कई सारे मल्टीपल सिक्योरिटी मॉडल्स के ऊपर काम करना होगा। क्यों? हमें कई सारे
अकाउंट प्रोफाइल्स डिजाइन करने होंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें हमारे इंटरनल यूजर्स, उसके लिए कंट्रोल्स अलग होंगे, उनकी एक्सेसिबिलिटी अलग होगी। अगर हम बात करें मान लीजिए वेंडर्स की, जो हमारे क्लाउड में रजिस्टर होना चाहते हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी फीचर्स डिफरेंट होंगे। और जो लोग यूजर से, नॉर्मल यूजर सिर्फ साइन अप करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होना चाहते हैं, उनके लिए सारे फीचर्स अलग से डेवलप करना होगा। दोस्तों सिर्फ डेवलप करने से काम नहीं बनता। अगर मान लीजिए वहां पे कुछ दिक्कत आई, कुछ यूजर्स की और स्पेसिफिक डिमांड है कि हमें कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, प्लीज हमें अलाउ करो, तो उनको स्टडी करना, स्टडी करने के बाद यह तय करना कि डज ही डिजर्व और नॉट, और उसके बाद ये सारा चीज हमें अपडेट करना। दोस्तों ये जितना सुनने में लगता है उतना इजी नहीं, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। दैट्स व्हाई दोस्तों हमारे हाइब्रिड क्लाउड में क्लाउड मैनेजमेंट काफी कॉम्प्लेक्स होता है। अब आइए पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। देखिए यहां पे बात बता दूं कि अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को सही ढंग से पढ़ा है तो उन्हीं पॉइंट्स को बढ़ा के, उन्हीं पॉइंट्स को बेस रख के हम एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस बना सकते हैं। आइए पढ़ते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला एडवांटेज यहां पे है वो है हाईली स्केलेबल। दोस्तों ऑलरेडी हमने कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट में पढ़ लिया है। सेकंड इज बेटर सिक्योरिटी। बेटर सिक्योरिटी, लेकिन ध्यान रखिए यहां पे हमको कंपैरिजन दिखाना है। बेटर सिक्योरिटी टू व्हाट? तो इट इज बेटर देन पब्लिक क्लाउड, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों इट इज नॉट बेटर देन प्राइवेट क्लाउड। उसके बाद उसकी लिमिटेशन ये कहता है कि सिक्योरिटी फीचर्स आर नॉट एज गुड एज द प्राइवेट क्लाउड। एंड दूसरा यहां पे है कि मैनेजमेंट जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट्स ऑलरेडी हमने हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ लिया है। तो यहां पे एक हिंट है कि एग्जाम में अगर हमें लिमिटेशन से एडवांटेज लिखने हैं तो दोस्तों कुछ रेलेवेंट पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक भी हम यहां पे लिख सकते हैं। तो हाइब्रिड क्लाउड के बाद आइए पढ़ते हैं कम्युनिटी क्लाउड के बारे में। दोस्तों ये कम्युनिटी क्या होती है? देखिए कम्युनिटी ऐसे एसोसिएशन को कहा जाता है जहां पे सिर्फ कॉमन इंटरेस्ट वाले या कॉमन मिशन वाले लोग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे अगर कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग अपने रिसोर्सेज को शेयर करके कोई क्लाउड बनाते हैं तो दोस्तों इसे हम कहते हैं कम्युनिटी क्लाउड। देखिए सबसे बड़ी बात यह है यहां पे कि कम्युनिटी के लोगों के अलावा, ये जो मेंबर्स बने हैं कम्युनिटी में, उनके अलावा एक्सटर्नल वर्ल्ड के लोग इस क्लाउड को यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस कम्युनिटी क्लाउड को एक और नाम से भी जाना जाता है और वो है शेयर्ड क्लाउड। मतलब कम्युनिटी मेंबर्स या कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशंस के कई सारे रिसोर्सेज को शेयर करके ये एक क्लाउड बनता है। तो एक तरीके से देखे जाए तो ये एक प्राइवेट क्लाउड है। क्यों? अरे भाई एक्सटर्नल पब्लिक को यहां पे एक्सेस है ही नहीं, सिर्फ प्राइवेट पीपल ही इसको यूज कर सकेंगे। लेकिन उन सभी के इंटरेस्ट, उन सभी के मिशन जो है वो कॉमन होने चाहिए। कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कम्युनिटी क्लाउड को एस्टैब्लिश करने की मेथड्स क्या है। तो अगेन गाइस यहां पे देयर आर टू मेथड्स। सबसे पहला ऑन साइट, दूसरा ऑफ साइट। मतलब ऑन साइट का मतलब यह हुआ कि खुद अपने पैसों से रिसोर्सेज खरीद के उसे शेयर कर दो, और ऑफ साइट का मतलब हुआ कि भाई हमें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहां पे पैसा इकट्ठा कर लेंगे और जो बंदा पब्लिक क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे वो जो स्पेस है उसको रेंट पे ले लेंगे और एंटायर कम्युनिटी मेंबर्स में उसका एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आइए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। सबसे पहला यहां पे कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहां पे इस एंटायर क्लाउड को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो किसी एक बंदे के कंधे में नहीं होगा। यहां पे मेंटेनेंस शेयर्ड होगा, रिसोर्सेज शेयर्ड होंगे। दूसरा पार्शियली सिक्योर्ड। कैसे? ये देखो अगेन दोस्तों यहां पे ये कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर हम सिक्योरिटी को कंपेयर करें प्राइवेट क्लाउड से तो यहां पे सिक्योरिटी की लेवल लो होगी, लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें पब्लिक से तो ये सिक्योरिटी स्ट्रांग मानी जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि कम्युनिटी क्लाउड में प्राइवेट से ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी है लेकिन पब्लिक से कम है, इसीलिए ये पार्शियली सिक्योर्ड है। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव। तो जैसे अभी हमने समझा कि यहां पे हार्डवेयर खरीदने का, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के एक्सपेंसेस, अरे भैया मेंटेनेंस तक के एक्सपेंसेस किसी एक बंदे को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बेयर नहीं करना पड़ता। सभी लोग छोटी छोटी अमाउंट या रिसोर्सेस कंट्रीब्यूट करके इस क्लाउड को बनाया जाता है।
तो दोस्तों यहां पे बर्डन जो है वो किसी एक बंदे पे नहीं रहता, इसीलिए एक बंदे के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन ध्यान रखिए ये प्राइवेट से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है लेकिन पब्लिक से कम कॉस्ट इफेक्टिव है। अब आइए पढ़ते हैं द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। सबसे पहला है इट अलाउज एस्टैब्लिशिंग अ लो कॉस्ट प्राइवेट क्लाउड। कैसे दोस्तों, यहां पे हमने पहले समझा कि यहां पे जो कॉस्ट होती है क्लाउड की वो शेयर हो जाती है डिफरेंट कम्युनिटी मेंबर्स पे, ऑर्गेनाइजेशन पे। एक बंदा सब कुछ यहां पे बेयर नहीं करता, तो कंपेयर टू प्राइवेट क्लाउड ये लो कॉस्ट रहता है। नेक्स्ट इज इट अलाउज कोलैबोरेटिव वर्क ऑन द क्लाउड। कैसे, देखिए यहां पे हर एक मेंबर ने, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस कम्युनिटी क्लाउड के मेंबर्स बने हैं, वो अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने अपने रिसोर्सेस को शेयर करते हैं। दोस्तों अगर ये सारे के सारे लोग एक कॉमन गोल पे काम कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन जो है वो ग्रुप में आसानी से हो सकता है। एक दूसरे से वो नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, एक दूसरे को चैट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। अगर यहां पे कुछ अच्छे फीचर वाले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाए तो ये ऑडियो कॉल्स एंड एट ए टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे फीचर्स को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहां पे जब कम्युनिटी के मेंबर इस क्लाउड में जुड़ जाए तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई ये पहला साइंटिस्ट इस पॉइंट पे काम करेगा, दूसरा साइंटिस्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करेगा, तीसरा कुछ और करेगा, और इस तरीके से सभी के बीच में वर्क को अलोकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इट हैज बेटर सिक्योरिटी देन द पब्लिक क्लाउड। दोस्तों ये पॉइंट हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। एडवांटेजेस के बाद द नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। द लिमिटेशन ऑफ द कम्युनिटी क्लाउड इज दैट द ऑटोनॉमी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लॉस्ट। मतलब ये कि देखिए यहां पे हमारा कुछ प्राइवेट नहीं है, अप टू सम एक्सटेंट हमारे रिसोर्सेस किसी के साथ शेयर है और किसी के रिसोर्सेस हमारे साथ शेयर है। मतलब इस एंटायर क्लाउड को हम 100% अपने हिसाब से नहीं चला सकते। अगर हमें कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, अगर हमें कुछ अपडेशंस डालने हैं, तो दोस्तों हमें कम्युनिटी मेंबर्स की परमिशन लेनी होगी। और अगर डिफरेंसेस ओपिनियन है तो हमें कुछ वोटिंग जैसी मैकेनिज्म रखनी चाहिए। दूसरा, सम ऑफ द सिक्योरिटी फीचर्स आर नॉट एज गुड एज द private cloud, as we already know about this. It is not suitable in the cases where there is no collaboration. मतलब अगर भाई यहां पे हमारे कॉमन गोल्स नहीं है तो हमारा शेयर किया हुआ उनको पसंद नहीं आएगा और उनका शेयर किया हुआ रिसोर्सेज हो सकता है कि हमें सूट ना हो। तो दोस्तों कम्युनिटी क्लाउड बेस्ट सूट वहीं पे होता है जहां पे कोलैबोरेशन हो, और दोस्तों कोलैबोरेशन वहां पे होता है जहां पे कॉमन मिशन, कॉमन गोल एंड कॉमन इंटरेस्ट हो। तो क्लाउड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद अब आइए बात करते हैं क्लाउड के सर्विस मॉडल की। अगर बेसिकली हम देखें तो एंटायर क्लाउड में ये दो पार्टीज मेनली इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, वो न जाने दुनिया के कौन से कोने में होगा जहां के रिसोर्सेस एंड यूजर यूज करता है। तो दोस्तों एंड यूजर से लेके सर्विस प्रोवाइडर के बीच में कई सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, कई सारे फेजेस आते हैं, और ये सारे फेसेस कहीं ना कहीं क्लाउड की किसी सर्विसेज से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स क्लाउड कैसे बनता है, क्लाउड का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो दोस्तों ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं इसके पीछे है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का डेटा सेंटर। आइए देखते हैं कि इस डेटा सेंटर में क्या है। तो ये है डेटा सेंटर। देखिए हम यहां पे देख सकते हैं कि डेटा सेंटर में कई सारे बड़े बड़े सर्वर्स है। उन सर्वर्स में कई ज्यादा गुना हार्ड डिस्क के डेटा स्टोरेज है, कई सारा डेटा सेव है, काफी हाई एंड प्रोसेसर्स, काफी बड़ी बड़ी रैम्स, जीबीस और जीबीस में रैम जाएगी, बड़े हाई एंड प्रोसेसर के साथ काफी हाई एंड प्रोसेसिंग पावर। दोस्तों पूरी दुनिया में जो लोग क्लाउड सर्विस को प्रोवाइड करते हैं उनके पास ऐसा ही पावरफुल डेटा सेंटर होता है। 24/7 ये चलता रहता है। यहां तक कि कुछ कंपनियों के तो अपने खुद के इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर प्लांट्स होते हैं। तो दोस्तों
ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आज दुनिया में करोड़ों लोग क्लाउड की सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहला सर्विस जो क्लाउड देता है वो है इंफ्रा, मतलब यूजर्स अपना खुद का इंफ्रा यूज नहीं करता, लेकिन ऐसे किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके अपनी एप्लीकेशन चलाता है, अपना काम पूरा करता है। अगर हमें कोई यह पूछे कि क्लाउड कैसा कैसा इंफ्रा यूजर को देता है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमें नेटवर्क की सर्विस देता है, यह हमें प्रोसेसिंग पावर की सर्विस देता है, यह हमें स्टोरेज का कैपेसिटी देता है, यह हमें डेटा सेव करने का पावर भी देता है। और दोस्तों, कभी कभार तो इस इंफ्रा का यूज करके यूजर वर्चुअल डेस्कटॉप तक क्रिएट कर सकता है। मतलब अगर वो इस क्लाउड में काम करता है तो उसे यह एहसास ही नहीं होगा कि भाई वो अपने रियल कंप्यूटर में काम कर रहा है या किसी क्लाउड के डेस्कटॉप पे काम कर रहा है। दोस्तों, इसी कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके यहां पे बनाया जा सकता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर मैं बात करूं किसी अच्छे इंटेलिजेंट प्रोग्रामर की जिसके पास काफी अच्छा नॉलेज है सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने का, लेकिन क्या हो अगर उसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो उसे डेवलप करने का। दोस्तों, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा सकता है जहां पे ऑनलाइन ही यूजर प्रोग्राम को क्रिएट कर सकता है। सिर्फ ना उतना, प्रोग्राम को टेस्ट भी कर सकता है और अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो उसे डिप्लॉय तक कर सकता है। तो दोस्तों, आज की तारीख में इस क्लाउड को यूज करके ये हमें प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म ऑफ व्हाट? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए, आज कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे कि गूगल इंजन में आप कोड को कस्टमाइज कर सकते हैं, कोड्स को डेवलप कर सकते हैं और अपनी मनचाही एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। कितना अच्छा होगा, आपको एक पर्टिकुलर मशीन पे डिपेंडेंट होकर नहीं रहना पड़ता। दुनिया के किसी भी कोने में गूगल में जाके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो और दुनिया के किसी भी कोने पे आप अपनी एप्लीकेशन वहां पे डेवलप कर सकते हैं। मतलब जहां हम वहां पे हमारा काम। तो दोस्तों, क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इसी प्लेटफॉर्म का यूज करके यूजर्स जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो कई सारी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस बनाते हैं और बाद में ये अलाउड किया जाता है एंड यूजर को कि भाई आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके मजे लीजिए। और कभी कभार तो कुछ प्रोग्रामर उसके लिए चार्जेस भी रखते हैं कि अगर एक पॉइंट के बाद ज्यादा फीचर्स चाहिए तो आप हमें पे कीजिए और इसी के साथ वो कमा भी सकते हैं। देखिए, हमने देखा होगा पर्टिकुलरली मोबाइल फोन्स में कि गूगल प्ले स्टोर या आईफोन का ऐप स्टोर, इसमें कई सारी एप्लीकेशंस स्टोर है, कई सारी एप्लीकेशंस वहां पे अपलोडेड है। दोस्तों, यहां पे कई सारी ये मोबाइल एप्स ऐसे ही क्लाउड के प्लेटफॉर्म को यूज करके बनाई गई है। तो दोस्तों, क्लाउड हमें देता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो क्लाउड के जरिए कोई यूजर सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकता है एंड दोस्तों, यह सॉफ्टवेयर एट द एंड यूज करेगा एंड यूजर। तो दोस्तों, क्या अब समझ में आया कि जब आप अपने फोन पे या लैपटॉप पे एक गूगल ड्राइव जैसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो इसके पीछे कितने सारे फेसेस होते हैं? उस ऐप को सबसे पहले क्लाउड में ही डेवलप किया जाता है, उसके बाद ये दिखती है ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। इसके पीछे काम करते हैं करोड़ों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और इन करोड़ों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो बेसिकली हम देख सकते हैं एंटायर आर्किटेक्चर में। तो दोस्तों, क्लाउड आर्किटेक्चर में सबसे पहला आएगा वो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां पे अपने खुद के हार्डवेयर डिप्लॉय करेगा अपना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और उसी के साथ कई सारी प्रोसेसिंग पावर, डेटा स्टोरेज कैपेसिटीज वो भी इंस्टॉल करेगा एज बीइंग इंफ्रा। इन्हीं इंफ्रा से बनता है, डेवलप होता है एक प्लेटफॉर्म और इन्हीं प्लेटफॉर्म का यूज करके बनती है कई सारी एप्लीकेशंस यानी कि सॉफ्टवेयर एंड बाद में यूजर इसको डाउनलोड करके यूज करता है एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर। So we can categorize the service models of clouds into these three categories. The first one is infrastructure as a service, second one is platform as a service, and the third one is software as a service.
तो आइए समझते हैं सबसे पहला सर्विस मॉडल, एंड वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देखिए यहां पे हमें ये तीन बातें पढ़नी है। सबसे पहला इसका मीनिंग, दूसरा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड लास्ट में पढ़ना है इसके इंस्टेंसेस। देखिए इंस्टेंसेस का मतलब होता है इसके कई सारे एग्जांपल्स, इसके कई सारे टाइप्स। तो आइए पढ़ते हैं इसका मीनिंग। सो infrastructure as a service, it is a hardware level service, provides computing resources such as processing power, memory, storage and networks for cloud users to run their application on demand. This allows user to maximize the utilization of computing capacities without having to own and manage their own resources. तो दोस्तों ये हमने पहले भी पढ़ा, हमारा खुद का रिसोर्स नहीं, हम किसी और की कंप्यूटिंग पावर्स, वहां का स्टोरेज, वहां का नेटवर्क जैसा सर्विस यूज करेंगे जो हमें क्लाउड का सर्विस प्रोवाइड करता है। देन the end users or IT architects will use the infrastructure resources in the form of virtual machines and designed and virtual infrastructure, network, load balances, etc. based on their needs. मतलब इसे इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके वो अपने लोड को वहां पे ट्रांसफर करेंगे और एक ऐसा वर्चुअल मशीन जैसा इफेक्ट पैदा होगा कि अगर वो क्लाउड में काम कर रहे हैं तो उनको वैसा ही लगेगा मानो वो अपने खुद के कंप्यूटर में फिजिकली वहां पे काम कर रहे हो। द IT architects need not maintain the physical servers as it is maintained by the service providers. Examples of infrastructure as a service providers are Amazon Web Services, Google Compute Engine, OpenStack and Eucalyptus. अब आइए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IaaS, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। द फर्स्ट वन इज वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज। इसका मतलब यह हुआ कि हम ऑनलाइन वेब का यूज करके इन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, हमें फिजिकली इसको बाय करने की जरूरत नहीं। सेकेंड इज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, मतलब इस क्लाउड का मैनेजमेंट, इसका मेंटेनेंस सेंट्रली बैठे वो सर्विस प्रोवाइडर करेंगे, हमें मेंटेनेंस का कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं, ना इलेक्ट्रिसिटी का, ना बैंडविड्थ का और ना ही उसका पीरियोडिक मेंटेनेंस का। थर्ड इज इलास्टिसिटी एंड डायनामिक स्केलिंग। देखिए इस पॉइंट को हम कई बार बढ़ चुके हैं, एक और बार दोस्तों, हम हमारे यूज के हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ा या घटा सकते हैं। आज अगर हमें लोड ज्यादा आया, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिसोर्सेज को ज्यादा बाय कर लेंगे, ज्यादा रेंट पर रख लेंगे और जैसे हमारा काम खत्म हम उसे सरेंडर कर देंगे। नेक्स्ट इज शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब यहां पे जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कई सारे यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कई सारे यूजर्स में शेयर होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें GoDaddy, दोस्तों जैसा हमने पहले कहा कि GoDaddy इस दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। जरा सोचिए उसके कितने क्लाइंट्स होंगे और उसका रिसोर्स कितने सारे उसके क्लाइंट्स के बीच में शेयर होगा। नेक्स्ट इज मीटर सर्विसेज। देखिए मीटर सर्विस क्या होता है, कभी अगर हम ऑटो रिक्शा में बैठे हो तो ऑटो रिक्शा वाला बैठने के बाद सबसे पहले क्या करता है, वो मीटर डाउन कर देता है और जितना हम डिस्टेंस काटते हैं उतना मीटर बढ़ जाएगा और जहां हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट आता है उस मीटर को रीड करने के बाद वो ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर भाई साहब आपसे मीटर के हिसाब से पैसे मांगेंगे। मतलब सिंपल है भाई, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा और अगर आपने पैसे एडवांस में पे किए हैं तो आपको एक ब्लॉक मिलेगा यूसेज का। जैसे यूसेज खत्म आपकी सर्विस स्टॉप हो जाएगी, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो उसको टॉप अप करवाइए, उसको रिचार्ज करवाइए और आपकी सर्विस रिन्यू हो जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के कितने कितने टाइप्स है, कितने कितने इंस्टेंसेस है जो एंड यूजर यूज कर सकता है। दोस्तों इनमें सबसे पहला है डेस्कटॉप एज अ सर्विस। इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू द एंड यूजर्स टू यूज डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन विदाउट बाइंग एंड मैनेजिंग देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए यहां पे सबसे बड़ा डाउट है वो है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। देखिए ये जो क्लाउड है ना वो हमें ऐसे फीचर देता है कि हम उस क्लाउड पे ना सिर्फ हमारा डेटा बट उसके साथ साथ चाहे तो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस तक को भी यूज कर सकते हैं। जरा सोचो
एक एप्लीकेशन जो कभी हम हमारे लैपटॉप में ही यूज किया करते थे, अगर गलती से हम ऑफिस जाते टाइम पर लैपटॉप भूल गए तो हम काम नहीं कर पाते थे, लेकिन अगर वही एप्लीकेशन हम क्लाउड के हार्ड डिस्क में सेव कर दे तो दोस्तों दुनिया के किसी भी कोने से हम उस हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं। दोस्तों क्लाउड में हम जितने चाहे उतने फोल्डर्स बना सकते हैं, हमारी मर्जी का यूजर इंटरफेस तक रख सकते हैं। अरे यहां तक कि इतना अच्छा डिजाइन बना सकते हैं कि हम हमारे लैपटॉप और हमारे क्लाउड के दिए गए इंटरफेस में डिफरेंस ही ना कर पाए। जब हम क्लाउड में काम करें तो ऐसा ही लगे मानो हम हमारे फिजिकल मशीन में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमें एक वर्चुअल डेस्कटॉप की सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब ऐसा लगे मानो हम हमारे कंप्यूटर का ही डेस्कटॉप यूज कर रहे हो। नेक्स्ट इज it is a pay-per-use cloud service delivery model in which the service provider manages the back-end responsibilities of data storage, backup, security and upgrades। दोस्तों अगर हमारा अपना खुद का कंप्यूटर है और वहां पे सारे एप्लीकेशंस, हमारा डेटा, हमारी इमेजेस ये सब पड़ा हुआ है तो भाई इसका सिक्योरिटी का टेंशन हमारे पे होगा, उसका बैकअप लेना ये सब हमें करना होगा। लेकिन भैया क्लाउड में है, नो टेंशन, सारी की सारी चीजें, सिक्योरिटी, उसका मैनेजमेंट, उसका बैकअप, अगर कुछ क्रैश हो गया तो रिपेयर करना, ये सब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करेगा। The end users are responsible for securing, for managing their own desktop images, applications and security। मतलब दोस्तों जो एप्लीकेशंस, इमेजेस, वीडियोस, डेटा हम क्लाउड के स्टोरेज में इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी। मतलब मान लीजिए कि क्लाउड के सिक्योरिटी पॉलिसी में यह लिखा है कि कोई भी यूजर यहां पे कोई इलीगल कंटेंट अपलोड नहीं करेगा, लेकिन एक यूजर ने इलीगल डेटा डाल दिया तो उस इलीगल डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की नहीं होगी। मान लीजिए कल उठ के पुलिस आई, हमें अरेस्ट कर दिया गया, तो इसके लिए हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। These services are simple to deploy, are highly secure and produce better experience on almost all devices। Desktop as a service के बाद the next point is network as a service। तो दोस्तों क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके हम यहां पे बना सकते हैं वर्चुअल नेटवर्क। मतलब क्या, देखिए अगर हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक लैन क्रिएट करना है तो हमें कई सारे फिजिकल कंप्यूटर्स चाहिए, उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ राउटर जैसी चीज चाहिए, आपस में केबल से कनेक्ट करके हम एक लैन को बना सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लाउड का यूज करें तो लैन जैसी ही कैपेसिटी हम वर्चुअल नेटवर्क को यूज करके बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें क्लाउड को स्पेस को बाय कर देंगे, वहां पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दे देंगे और जिन जिन कंप्यूटर को हम हमारे उस क्लाउड में एंटर करवाना चाहते हैं उनको भी वही क्लाउड शेयर कर देंगे। तो दोस्तों नो मैटर कंप्यूटर कहां पे है, सारे के सारे कंप्यूटर उस लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज करके सेंट्रली डेटा को शेयर कर सकते हैं, डेटा अपलोड कर सकते हैं, वहां पे काम कर सकते हैं। तो देखो ये हो गया ना एक वर्चुअल नेटवर्क। तो दोस्तों क्लाउड के जरिए हम वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हैं, वर्चुअल राउटर बना सकते हैं, वर्चुअल स्विचेस भी बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर ये पॉइंट एग्जाम में आए तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सो network as a service provides users with needed data communication capacity to accommodate bursts in the data traffic during data intensive activities such as video conferencing or large file downloads। मतलब ये कि वर्चुअली अगर हम किसी को भी कनेक्ट करना चाहते हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू, तो ये हो सकता है यहां से हम हमारी फाइल अपलोड करेंगे और उस क्लाउड से कनेक्ट किया गया ऑथेंटिकेटेड पर्सन दुनिया के किसी भी कोने से लॉगिन करके उस फाइल को डाउनलोड कर सकता है। देन इट इज एन एबिलिटी गिवन टू द एंड यूजर्स टू एक्सेस वर्चुअल नेटवर्क सर्विसेज that are provided by the service provider over the internet on a pay-per-use basis। It allows network architects to create virtual networks, virtual network interface cards, virtual routers, virtual switches and other networking components। It allows the network architect to deploy custom routing protocols and enables the design of efficient in-network services such as data aggregation, stream processing and caching। Network as a service providers operate using three common service models। The first one is virtual private network, bandwidth on demand and mobile virtual
नेटवर्क। यहां पे जो लास्ट वाला पॉइंट है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नेटवर्क एज ए सर्विस की कॉमन सर्विसेज क्या है। तो दोस्तों इसे लिखना, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सेकंड इज बैंडविड्थ ऑन डिमांड एंड लास्ट वन इज मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क। नेक्स्ट इज स्टोरेज एज ए सर्विस। मतलब दोस्तों यहां पे क्लाउड हमें डेटा स्टोर करने का पावर देता है। देखिए हमने ये दो एप्लीकेशंस के बारे में जरूर सुना होगा, गूगल ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स। यहां पे हम अगर स्पेस रेंट पे ले ले दोस्तों तो उतनी कैपेसिटी तक हम हमारा डेटा इस क्लाउड सर्वर में सेव कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, दुनिया के किसी भी कोने से हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, अगर हम उस डेटा को शेयर कर दे किसी यूजर्स के साथ तो जिन जिन लोगों को हमने शेयर किया है दोस्तों वो भी इस डेटा को देख सकते हैं। और अगर हमने एडिट का वहां पे ऑप्शन रखा है तो वो ना सिर्फ देख सकेंगे लेकिन दिए गए डेटा को वो एडिट भी कर सकेंगे। देखिए आज ऐसा मॉडल भी पॉसिबल है कि हम एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप के साथ वर्चुअली नेटवर्क क्रिएट करके उसको कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्टोरेज एज ए सर्विस। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास मेरा लैपटॉप है, वहां पे गूगल ड्राइव है। दोस्तों स्टोरेज एज ए सर्विस मॉडल को यूज करके हम दो फिजिकल डिवाइसेस को भी आपस में वर्चुअली कनेक्ट करवा सकते हैं इवन दो दे डोंट हैव फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन। कैसे? इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक लैपटॉप है और उस लैपटॉप का डेटा मैंने रखा है गूगल ड्राइव में। अब होगा यूं कि जैसे ही मैं मेरे लैपटॉप में कुछ चेंजेस करूंगा वो कोरिस्पॉन्डिंगली गूगल ड्राइव में भी अपडेट हो जाएगा। मतलब अगर मेरे लैपटॉप में डिलीट किया गूगल ड्राइव में भी डिलीट, अगर मैंने यहां पे कुछ मॉडिफिकेशंस किए गूगल ड्राइव में भी वो हो जाएगा मॉडिफिकेशन। अब मैंने कई सारे फोल्डर में से एक फोल्डर का एक्सेस मेरे किसी क्लाइंट को दे दिया कि भाई यहां पे तेरे रिलेटेड कोई भी डेटा मैं इस फोल्डर में अपलोड करूंगा तो मेरे लैपटॉप से मेरे गूगल ड्राइव में जाएगा और यहां पे डेटा शेयर है तो मेरे गूगल ड्राइव से वो तेरे गूगल ड्राइव में चला जाएगा। अब अगर उस क्लाइंट ने उस गूगल ड्राइव का एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया है तो दोस्तों देखिए किस तरीके से डेटा मूव होगा। मेरे लैपटॉप से मेरी गूगल ड्राइव, डेटा शेयर है इसलिए मेरे गूगल ड्राइव से मेरे क्लाइंट की गूगल ड्राइव और मेरे क्लाइंट की गूगल ड्राइव से सीधा मॉडिफिकेशन होगा उसके लैपटॉप में। तो दोस्तों ये कितना खूबसूरत यहां पे नेटवर्क बना है वर्चुअली। अगर मेरे लैपटॉप में मैं उसका कोई फोल्डर चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके लैपटॉप में भी वो मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे। और अगर मैंने उसको एडिट के राइट्स दिए हैं तो अगर वो वहां से कुछ अपलोड करता है तो दोस्तों विदाउट एनी ट्रांसमिशन वही डेटा, वही फोल्डर, वही डॉक्यूमेंट मेरे लैपटॉप में भी आ जाएगा। कैसे? उसने कुछ ऐड किया वो जाएगा उसके गूगल ड्राइव में, उसके गूगल ड्राइव का फोल्डर मेरे गूगल ड्राइव से कनेक्टेड है तो वहां से यहां आएगा। और दोस्तों अगर मेरे गूगल ड्राइव में कुछ चेंजेस हुए तो कोरिस्पॉन्डिंगली मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क में भी हो जाएंगे। और अगर ये पॉइंट एग्जाम में आता है तो दोस्तों कैसे लिखेंगे? सो स्टोरेज एज अ सर्विस प्रोवाइड्स स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस to users who want a low cost and convenient way to store data, synchronize data across the multiple devices, manage off-site backups, mitigate risk of disaster recovery and preserve records for the long term। यहाँ पे disaster recovery का मतलब हुआ कि अगर हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है तो अगर डेटा क्लाउड में सेव पड़ा है तो हम बाद में उसको रिकवर कर सकते हैं। इट इज एन एबिलिटी गिवन टू द एंड यूजर्स टू स्टोर द डेटा ऑन द स्टोरेज सर्विसेज provided by the service provider. Storage as a service allows the end users to access the files at any time from any place. Storage as a service provider provides the virtual storage that is abstracted from the physical storage of any cloud data center. नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस इज डेटाबेस एज अ सर्विस। दोस्तों यहां पे सेव किए हुए डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अगर जो डेटा हमारे काम का नहीं है तो उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहां पे स्टोर किया गया डेटा जैसे कि हमने पहले पढ़ा दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे जहां पे इंटरनेट अवेलेबल है हम किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहां पे डाउट यह है कि डेटाबेस एज अ सर्विस एंड स्टोरेज एज अ सर्विस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्टोरेज एज अ सर्विस में हमें ध्यान रखना है कि यहां पे यूजर डेटा स्टोर कर सकता है एज अ बैकअप के तौर पे या ऐसे ही कोई वर्चुअल मशीन के तौर पे। लेकिन अगर हम बात करें डेटाबेस की तो यहां पे स्टोर किए गए डेटा को एक्सेस करने की बात है।
तो दोस्तों अगर एग्जाम में ये पॉइंट है तो उसको कैसे लिखेंगे? सो डेटाबेस एज अ सर्विस प्रोवाइड्स यूजर्स विद सीमलेस मैकेनिज्म्स टू क्रिएट, स्टोर एंड एक्सेस डेटाबेसेस एट होस्ट साइट ऑन डिमांड। मतलब जब चाहे तब हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं कभी भी किसी टाइम पे। इट इज एन एबिलिटी गिवन टू द एंड यूजर्स to access the database service without the need to install and maintain it on the pay per use basis। मतलब हमें ये फिजिकल इंफ्रा हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारे प्लेस पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, उनके ही स्टोरेज कैपेसिटीज को यूज करके हम डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। द एंड यूजर्स कैन एक्सेस द डेटाबेस सर्विसेज थ्रू एनी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और वेब यूजर इंटरफेसेस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। क्या मतलब हुआ? ये है कि जो डेटा हमने वहां पे सेव किया है उसे हम इस दो तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें गूगल ड्राइव को, तो गूगल ड्राइव में सेव किया गया डेटाबेस या तो हम गूगल ड्राइव के एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं, और अगर हम गूगल ड्राइव को यहां पे इंस्टॉल ना करें हमारे कंप्यूटर में, तो डायरेक्टली गूगल ड्राइव के वेबसाइट पे जाके भी हम हमारा डेटा देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम एप्लीकेशन डाउनलोड करके डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, लेकिन विदाउट इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन डायरेक्टली वेब ब्राउज़र से अगर हम डेटा एक्सेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेब यूजर इंटरफेसेस। नेक्स्ट इज बैकएंड एज अ सर्विस। देखिए यहां पे जो पॉइंट है वो एंड यूजर के लिए नहीं लिखा गया, ये लिखा गया है जो डेवलपर्स होते हैं, जो मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। मतलब देखिए जो क्लाउड है वो ऐसे डेवलपर्स को एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे वो ऐसी एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं, वहां पे डेवलप कर सकते हैं और वहां पे ही टेस्टिंग कर सकते हैं। क्लाउड एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा बैकएंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसके जरिए उनको नोटिफिकेशन मिलता है, सोशल मीडिया से कनेक्ट होने की फैसिलिटी मिलती है, वहां पे डेटा स्टोर करने का पूरा प्लेटफॉर्म मिलता है। आपका डाउट ये होगा तो ये तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया, इसे इंफ्रा क्यों कहते हैं? दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये इंफ्रा को यूज करके किया गया प्लेटफॉर्म है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्लेटफॉर्म को एक बैकएंड प्रोवाइड करता है। मतलब it provides web and mobile app developers a way to connect their applications to backend cloud storage with added services such as user management, push notifications, social network services integration using custom software development kits and application programming interfaces। तो दोस्तों हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में कई सारे सर्विसेज मॉडल्स अवेलेबल है। अब आइए इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद पढ़ते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो दोस्तों हमने पहले ही इसको पढ़ लिया है कि प्लेटफॉर्म, लेकिन किसके लिए? ये है प्लेटफॉर्म उन डेवलपर्स के लिए जो अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, उन्हें टेस्टिंग करवा के उसको डिप्लॉय करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना बड़ा प्रोसेसिंग पावर फिजिकली अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये क्लाउड के दिए गए प्लेटफॉर्म को यूज करके एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, उसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसे डेवलप करवाने के बाद अच्छी तरीके से टेस्ट करके डिप्लॉय तक कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस? लेट्स अंडरस्टैंड। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड्स the users the ability to develop and deploy an application on the development platform provided by the service provider. In traditional application development, the application will be developed locally in physical machines and will be hosted on the central locations, means on website. In standalone application development, the application will be developed by traditional development platforms, result in licensing based software, whereas platform as a service changes the application development from local machine to online. For example, Google App Engine, Windows, Azure, Computer, etc. देखिए यहाँ पे मतलब ये हुआ कि अगर हम खुद हमारे घर पे कोई एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो हमें कई सारा लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, कई ज्यादा गुना वहां पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन जब हम क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो दोस्तों पहली चीज तो पैसा कम लगेगा, दूसरा इसका जो डेवलपमेंट है वो ऑनलाइन ही होगा। मतलब ऑनलाइन ही प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन ही टेस्टिंग एंड ऑनलाइन ही डिप्लॉयमेंट। यहां पे कुछ एग्जांपल्स भी है जो हमने पढ़े। यहां पे
बेसिकली ये प्लेटफॉर्म हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? सो इट प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, different databases, means DBMS, and testing tools. Apart from some build tools, it also provides deployment tools and certain software load balancers. So दोस्तों next one is the software as a service. देखिए इसके बारे में हमने कहा था कि आज कई सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल है। अगर मुझे अकाउंटिंग करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है, वहां पे जाऊंगा, साइन अप करूंगा, कुछ पैसे भरूंगा और ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए ही मैं मेरे क्लाइंट का अकाउंटिंग कर सकता हूं, वो भी दुनिया के किसी भी कोने में। दूसरी बात, अगर हम बात करें मुझे कोई एक्सेल या वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे कुछ एप्लीकेशंस को यूज करना है, वो भी विदाउट बाइंग द लाइसेंस, तो मैं गूगल में जाऊंगा, वहां पे गूगल स्प्रेडशीट, गूगल डॉक्स, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है जहां पे फ्री ऑफ चार्ज मैं लीगली मेरा काम कर सकता हूं। वैसे ही अगर मुझे वीडियो गेम खेलना है तो ऑनलाइन कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मतलब क्लाउड के जरिए हम कई सारी एप्लीकेशंस को आज यूज कर सकते हैं। So basically, software as a service provides ability to the end users to access an application over the internet that is hosted and managed by the service provider. Thus, the end users are exempted from managing or controlling an application development platform and the underlying infrastructure. मतलब यहाँ पे एंड यूजर को अपना खुद का इंफ्रा लाने की जरूरत नहीं है, वहां पे जो रिसोर्सेस है उसको यूज करके वो लाइसेंस्ड जैसे ही एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। So software as a service changes the way the software is delivered to the customers. Software as a service provides users to access large variety of applications over internet that are hosted on service providers infrastructure. Now there are different types of instances of software as a service. ये ऐसा भी माना जाता है कि what are the types of software as a service? So basically there are three types. First one is testing as a service. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जिसने भी अपनी एप्लीकेशन को डेवलप किया है वो ऐसे कई सारी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपने कोड को टेस्ट कर सकता है, वहां से वो टेस्टिंग डेटा ले सकता है, अपने कोड में डाल के उसके रिजल्ट प्रोड्यूस करके ये पता लगाया जा सकता है कि भाई उसके प्रोग्रामिंग में कहां प्रॉब्लम है। So basically in the testing as a service, it provides users with the software testing capabilities such as generation of test cases, execution of the test cases and test results evaluation on a pay per use basis. Next is API as a service. देखिए API का मतलब होता है Application Program Interface as a Service, but ये API एक्चुअली होता क्या है? देखिए API का मतलब होता है कि कई सारे प्रोग्रामिंग कोड्स आपस में शेयर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी वेबसाइट को देखें तो वहां पे हमको मिलता है YouTube का लिंक। ये सोचने वाली बात है, YouTube एक अलग से एप्लीकेशन है, वो वेबसाइट एक अलग से एप्लीकेशन है, लेकिन उसके वेबसाइट में हमें YouTube कैसे मिला? तो दोस्तों यहां पे आपने देखा कि दो वेबसाइट एक दूसरे से मर्ज हो गई। ये जो डेटा, ये जो कोड शेयर हुए हैं ना, उसी फीचर को हम क्लाउड में कहते हैं API। मतलब हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में दूसरे एप्लीकेशन को एम्बेड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले कि अगर हम किसी भी वेबसाइट के कांटेक्ट में जाए तो वहां पे लिखा होगा उसका एड्रेस और एड्रेस के नीचे दिया होगा गूगल मैप। मतलब उस मैप को क्लिक करके हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन जान सकते हैं, उसका एड्रेस जान सकते हैं। दोस्तों गूगल मैप जो है वो उस वेबसाइट ने खुद डेवलप नहीं किया, ये एक गूगल मैप API थी जिसके कोड को उन्होंने वहां पे डाला, जिसके जरिए दो एप्लीकेशन को आपस में मर्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों क्लाउड के जरिए ऑनलाइन की दुनिया में ऐसी दो एप्लीकेशन को मर्ज करना पॉसिबल है और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं API, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। So it allows user to explore functionality of web services, for example Google Maps, payroll processing and credit card processing services. ये क्रेडिट कार्ड कैसे API हुआ? दोस्तों हमारी वेबसाइट में जब हम ऑनलाइन पेमेंट का कोई फीचर रखते हैं तो क्या ये ऑनलाइन पेमेंट का जो कोडिंग है वो उस वेबसाइट डेवलपर ने खुद बनाया है? आंसर है बिल्कुल नहीं। ये
ऑलरेडी किसी और वेबसाइट ने डेवलप किया होता है, वो चाहे वीजा हो, चाहे पेमेंट गेटवेज हो, चाहे मास्टर हो, मेस्ट्रो हो, उन सारे के सारी वेबसाइट का एक एम्बेडेड कोड इस वेबसाइट पे डाला जाता है, तभी तो हमारी वेबसाइट में वो पेमेंट ऑप्शन दिखता है। मतलब हमारी वेबसाइट पे हमने यूज किया किसी और वेबसाइट का कोडिंग्स, और इसे ही हम कहते हैं दोस्तों एपीआई। लास्ट वन इज ईमेल एज अ सर्विस। दोस्तों इसके बारे में तो क्या कहें, हम सभी लोग यूज करते हैं जीमेल को, याहू को और ऐसे कई सारे ईमेल की सर्विसेज को। और दोस्तों ये सारी ईमेल एप्लीकेशंस एक क्लाउड है, तो यहां पे हमें कई सारी फंक्शनलिटीज मिलती हैं। हम मैसेज को भेज सकते हैं, मैसेज हमारे इनबॉक्स पे आके हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात दोस्तों, आज ईमेल में ऐसे एडवांस्ड फिल्टर्स डाले गए हैं कि हर एक ईमेल को चेक किया जाता है, और अगर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को यह लगता है कि ये जो मैसेज, ये जो ईमेल आया है वो यूजलेस है, तो वो सीधा उसको स्पैम बॉक्स में डाल देता है। मतलब भाई हम इनबॉक्स में उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज हर एक ईमेल का उस सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के एंटीवायरस से स्कैनिंग होता है, और अगर दोस्तों कोई ईमेल में वायरस पाया जाता है तो वहीं से ही ये ईमेल क्लाउड प्रोवाइडर्स उसे रोक देता है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आइए अब पढ़ते हैं अदर सर्विस मॉडल्स। सबसे पहला यहां पे कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। आज हम इंटरनेट की दुनिया में देख सकते हैं कई सारे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइपी और कई सारे। दोस्तों ये सारी की सारी एप्लीकेशन क्लाउड से जुड़ी हुई है और इसके जरिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी एज अ सर्विस। कैसे समझते हैं? तो दोस्तों एक यूनिवर्सिटी ने अपना वाईफाई लॉन्च किया और उस वाईफाई से कई सारे लोग कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन उनको ऐसा चाहिए था कि जो बंदा उनके वेबसाइट में लॉग्ड इन ना हो वो उस वाईफाई को एक्सेस नहीं करना चाहिए। लेकिन वो करे कैसे? तो उन्होंने क्या किया, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था उसकी हेल्प ली, उससे अग्रीमेंट किया, उसकी सर्विस बाय कर ली। अब हुआ यूं कि उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के सिक्योरिटी फीचर को उन्होंने अपने वेबसाइट पे एंड वाईफाई पे सेट कर दिया। अब जिन यूजर को इंटरनेट चाहिए उनको सबसे पहले उस पर्टिकुलर वेबसाइट में लॉग्ड इन होना पड़ेगा एंड बाद में ही वो पेजेस को एक्सेस कर सकता था। यहां पे भी ये जानने वाली बात है कि वो सिर्फ वही पेजेस एक्सेस कर सकते थे जो उस सिक्योरिटी फीचर ने अलाउड किए। जो वेबसाइट्स ब्लॉक्ड थी वो उसे यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहां पे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फिजिकली नहीं डाले गए लेकिन ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए डाले गए। तो सिक्योरिटी एज अ सर्विस ये भी एक एप्लीकेशन है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एज अ सर्विस। मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी खुद की एक वेबसाइट है और वो ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पर्सन ही वहां पे लॉगिन एंड पासवर्ड कर पाए, अपना बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन डाल के एंटर हो पाए, और एंटर होने से पहले उसके मोबाइल में ओटीपी आना चाहिए। दोस्तों अगर इतने सारे फीचर्स हम फिजिकली डेवलप करने जाए, मतलब पहले आईडी, पासवर्ड, बायोमेट्रिक साइन, ओटीपी डालने के बाद सब कुछ खुले, तो दोस्तों ये काफी टाइम कंज्यूमिंग एंड साथ साथ एक्सपेंसिव भी है। क्यों ना ऐसे सिक्योरिटी, ऐसे ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम को हम किसी क्लाउड से खरीद ले। ऑनलाइन ऐसे कई सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों जो आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन यूजर को ही उस पर्टिकुलर वेब में एंटर करवाने के फीचर सकते हैं, प्रोग्राम सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे क्लाउड को खरीदा, अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल किया, और आज की डेट में अगर किसी को उस वेब पेज को यूज करना है तो अपना आईडी डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद अपना बायोमेट्रिक वहां पे मैच करना होगा, उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद ही वो यूजर उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। तो दोस्तों यहां पे आइडेंटिफिकेशन का एंटायर मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया, लेकिन ऑलरेडी ऑनलाइन जो आइडेंटिफिकेशन एज ए सर्विस के प्रोग्राम्स को बेच रहा था वहां से उसको ऑनलाइन ही इंस्टॉल करवा दिया एंड पूरा मैकेनिज्म सिक्योर हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमने पढ़ा एंटायर क्लाउड आर्किटेक्चर। देखिए हमने शुरुआत की थी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, उसके पास कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चरल हार्डवेयर्स को यूज करके बनते हैं कई सारे प्लेटफॉर्म्स जहां पे यूजर अपने प्रोग्राम्स को डेवलप, टेस्ट एंड डिप्लॉय कर सकता है। द नेक्स्ट वन वाज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
और इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म का यूज करके कई सारी एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलप होगी जिसको एंड यूजर यूज करके अपना काम कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों, सर्विस प्रोवाइडर, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन प्लेटफॉर्म, देन सॉफ्टवेयर एंड बाद में एंड यूजर, यही है हमारा क्लाउड आर्किटेक्चर।